हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 16 अक्टूबर और आज हम लोग 16 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी असमानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। यानी कि अभी जो है इनइक्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया गया उसमें भारत की रैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 123। यानी कि अभी भारत में जो है ना असमानता सूचकांक में इसने जो है 123 रैंक हासिल की है और ये जो है ना 6 प्लेसेस ऊपर आ गया है। यानी कि अपने 6 पायदान से थोड़ी सी इसने भारत ने जो डेवलपमेंट करी है समानता के मामले में। और बात आई है असमानता सूचकांक की, तो एक सेकेंड, तो असमानता में इस बार तो 123 रही भारत की रैंकिंग और 2020 में कितनी थी, तो 2020 में इसकी रैंकिंग 129 थी। अब जो है ये 9 पायदान ऊपर खिसक कर आ गया है। भारत जो है थोड़ी सी तरक्की करी है भारत ने और इस जो है रैंकिंग में टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे इस रैंकिंग में टॉप पर है। कौन सा देश, नॉर्वे इस रैंकिंग में टॉप पर है। अब बात करें अदर ऑप्शंस की, तो 135, तो 135 किसमें, तो पीस सूचकांक जो जारी किया गया था, यानी कि शांति सूचकांक जो भी जारी किया गया था, और जेंडर इक्वालिटी यानी कि जेंडर गैप जो होता है, मतलब बॉयज और गर्ल्स में किस देश में जो है उनको समान माना जा रहा है, उनकी जो जन्म है समान है, तो इसके लिए जो रैंकिंग जारी की गई थी पीस और जेंडर इक्वालिटी दोनों में ही भारत की जो है 135 रैंकिंग थी। और इसमें देश टॉप पर कौन था, तो इन दोनों ही रैंकिंग में आइसलैंड टॉप पर था। कौन सा देश, आइसलैंड इसमें टॉप पर था। इस पीस रैंकिंग और जेंडर इक्वालिटी जो गैप था, इन दोनों में ही जो है भारत की 135 रैंकिंग थी और आइसलैंड इसमें टॉप पर था। ठीक है, बात करें 66, तो हेल्थ इंडेक्स अभी जो है जारी किया गया था। हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 66 थी और इसमें टॉप पर कौन था, यानी कि अमेरिका। तो यूएसए इसमें टॉप रैंकिंग था, सबसे अच्छी जो प्रदर्शन है इसमें यूएसए की थी। और 10, तो साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं इस मामले में है भारत की रैंकिंग 10 थी और इसमें भी टॉप पर कौन था, तो ये यूएसए ही था। ठीक है, और 123 तो अभी असमानता सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मार्ग पर वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा शुरू होने जा रही है। यानी कि आपको पता है मोदी जी ने भी हाल ही में वंदे भारत 4 जो है जारी की है। तो ये दिल्ली से मुंबई तक जो माल ढुलाई, जो माल सेवा होती है ना, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, तो उस रैंकिंग में जो है ना दिल्ली से मुंबई तक ये जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है और वंदे मातरम चौथी जो वंदे एक्सप्रेस है ये वंदे भारत से चलाई गई है। ठीक है, और वंदे हिमाचल प्रदेश के ऊना तक जाएगी। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, है ना, लोगों की आवाजाही होगी और इसी के चलते ये जो वंदे भारत की चौथी एक्सप्रेस है ये दिल्ली टू मुंबई भी चलाई जाएगी मालों की ढुलाई के लिए। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो बनारस से बोगीबिल, तो अभी हाल ही मैंने क्वेश्चन कराया था। तो बनारस यानी कि यूपी के बनारस से असम के बोगीबिल तक ये जो है यहाँ तक सबसे लंबी क्रूज सेवा, कौन सी सबसे लंबी क्रूज सेवा जो है चालू की गई, जो जहाज होता है क्रूज, वो बनारस से बोगीबिल तक शुरू की गई, गांधीनगर से मुंबई। तो अभी हाल ही में जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है चलाई गई थी इससे पहले, तो ये गांधीनगर से मुंबई में चलाई गई थी माल ढुलाई के लिए। तो देखो दिल्ली से मुंबई, और अभी जो थोड़े दिन पहले वंदे भारत 2 का जो मोदी जी ने अनावरण किया ये गांधीनगर से मुंबई था, अहमदाबाद टू मुंबई। तो अहमदाबाद से मुंबई में भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और ये बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से जो भारत चला रहा है, तो जापान की सहायता से बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है भारत में। ये अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार किस ऑर्बिट के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। तो इसरो ने जो है अभी हाल में एक बहुत ही जो है सफलता
इसरो ने सफलता हासिल की। ये क्लास जो है ना, ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। तो इससे ना इन्होंने चांद पर जो है सोडियम का पता लगाया है। तो ये क्लास जो है ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इसी के चलते चंद्रयान 2 जो है, आपको पता है भारत में ये लॉन्च हुआ था। तो इसने अपनी सफलता हासिल कर ली। इसने चांद जो है ना प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगा लिया है। ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये इसरो की एक बहुत बड़ी सफलता है। और जो है ऑर्बिट जो है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्लास नाम दिया गया था इसे। तो इसी के मुताबिक जो है चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया। अब इस सोडियम से पता लगाने के क्या होगा, तो इससे जो चांद पर ये एक जो है ना रास्ता खुल गया वहां की जो है, और भी जो चीजें जो तत्व होते हैं और जो भी उसकी बाहरी सतह जो बायोस्फीयर होते हैं, उन सबका ये सब पता लगाने के लिए जो है एक नए जो डेवलपमेंट इसरो ने अभी हाल ही में सफलता प्राप्त की। और ये चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो देखो ये 22 जुलाई। बहुत इजी है याद रखना। तो देखो 222 हो जाएगा, चंद्रयान 2 और 22 जुलाई। 22 जुलाई और 2019 को, कब, 2019 में जो है ना ये लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2। और अब जाकर जो है इसने अपनी सफलता प्राप्त की है, चांद पर इसने सोडियम की खोज की है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अदर ऑप्शंस देखो, इसरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है। कर्नाटका के बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, एस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यमय को उजागर करने के लिए क्याफू, देखो कुआफा 1 सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सैटेलाइट है, ड्रोन है, मतलब कि विमान है, ये क्या है। तो ये सैटेलाइट है कुआफू। तो आप लोग जानते हैं इन चीजों में जो चाइना ही आगे रहता है, तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। तो चाइना ने अभी सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए ये जो है कुआफू नामक जो है सैटेलाइट लॉन्च की थी, की है। और देखो कुआफू 1 वेधशाला को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर जो है ऊपर की कक्षा में रखा गया है, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से मतलब अधिक है। आप लोगों ने सुना होगा अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंडियन स्पेस सेंटर, है ना। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर्स होते हैं जहां पर जो है 400 से मीटर अधिक ऊंचाई पर जाकर जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर रहते हैं काफी लंबे समय तक और रिसर्च करते हैं। तो ये उससे भी ऊंचाई पर जो है ये स्थापित किया गया है। और ये जो है 859 केजी का है, ठीक है। 859 किलो का ये जो वजन है। और इसके लिए जो है ना ये एक चुंबकीय विस्फोट पर आधारित होगा। तो इसके लिए इन्होंने चाइना ने लॉन्च किया है ये। और अब जो सैटेलाइट की बात आई है, तो चाइना ने अभी ना हाल ही में एक मून मिशन लॉन्च किया था अपना पहले। तो आर्टिफिशियल सन और मून, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। तो चाइना का एक ना आर्टिफिशियल मून और सन बनाए थे, ठीक है। आर्टिफिशियल मून और सन। तो ये जो आर्टिफिशियल सन था, इसको इसने क्या नाम दिया था, तो इसको इसने ईस्ट नाम दिया था। सूर्य, इजी है रिलेट करना। देखो सूर्य ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो इसको जो है इसने जो है ना आर्टिफिशियल सन को अपने ईस्ट नाम दिया था। ऐसे ही इसने जो है ना एक रेडियो टेलीस्कोप की जो है आविष्कार किया था। ये बहुत जो है तेज रेडियो टेलीस्कोप था। तो इसके लिए भी इसने इसको क्या नाम दिया था, तो इसको इसने फास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फास्ट नाम। तो आर्टिफिशियल सन और मून लॉन्च किए थे। सन को इसने ईस्ट नाम दिया और आर्टिफिशियल रेडियो टेलीस्कोप को इसने फास्ट नाम दिया था, ठीक है। और चाइना की बात आई है, तो चाइना के राष्ट्रपति कौन है, तो ये शी जिनपिंग आप लोग जानते ही हैं। और अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने क्या होस्ट किया था, तो इसने भी जो हाल ही में अपना एक मिशन रखा है होप। कौन सा, होप। ये इसका मंगल मिशन है, यानी कि इसकी सहायता से मंगल ग्रह की पर जो है जाएगा, ठीक है। और नूरा अलमत्रोशी इस मिशन पे शामिल होने वाली इस देश की पहली महिला होंगी। और न्यूजीलैंड से आप लोग क्या कर सकते हो, तो न्यूजीलैंड ये एक यूरोपियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो होते हैं, तो ये उसी के अंदर आता है न्यूजीलैंड। तो इसमें जो आप जानते हैं ये जो अंतरिक्ष यात्री है, कई जो है देश सैटेलाइट जो है चंद्रमा पर या अलग अलग ग्रहों पर भेजते रहते हैं। तो वो सैटेलाइट परमानेंट तो होते नहीं है,
वो जो है थोड़े टाइम्स के बाद जो है अपने आप ही जो है मतलब काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे जो है वहां पर अंतरिक्ष में जो है कचरा हो गया था। तो इसीलिए ये कचरे का समाधान करने के लिए न्यूजीलैंड ने एक वुड यानी कि लकड़ी से बनी जो एक सैटेलाइट पहली बार ये लॉन्च की थी। तो ये यूरोपियन स्पेस सेंटर ने ही लॉन्च की थी, ना कि यानी कि न्यूजीलैंड ने। और साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया का एक स्पेस रिसर्च है, मतलब इसका एक जो है नाम है, इसका एक प्रोजेक्ट है वो नूरी नाम का है। तो नूरी नाम के प्रोजेक्ट ये साउथ कोरिया का है, ये भी इसका मार्स मिशन ही है, ठीक है। और अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की, तो मैंने आपको बताया ही है, ये नासा, ठीक है, मतलब अमेरिका की कंपनी नासा, जापान की जाक्सा और कनाडा की सीएसए, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस रिसर्च सेंटर कनाडा की हो गई, जापान और रशिया की रोसकोसमोस। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि अंतरिक्ष पर जो यात्री रहकर खोज करते हैं, इसकी खोज की थी। और रशिया जो है ना, इसमें 2024 में इसमें से वापस हो जाएगा, मतलब कि इससे से जो है एग्जिट हो जाएगा। अब ये खुद का अपना अलग जो है अंतरिक्ष का स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमडीवाई योजना जो खबरों में थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आप लोग जानते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो है इनके विकास के लिए ही जो है ये पीएमडीवाई योजना को जो है ना, एक सेकेंड, तो इसी के चलते जो है पीएमडीवाई योजना को जो है लागू किया गया था। नॉर्थ ईस्ट कैबिनेट अप्रूव्स पीएम डिवाइन स्कीम। इसके लिए इन्होंने जो है ना ये जो 66,000 करोड़ रुपए का जो है ना 6600 करोड़ रुपए का खर्च किया है। और 100% ये जो है सेंट्रल फंडिंग होगी, यानी कि केंद्रीय खर्चा होगा इसमें। नॉर्थ ईस्ट के रीजन की जो है डेवलपमेंट के लिए वहां पर सड़क, बिजली, ब्रिज, ये सब की सुविधाओं के लिए जो है अभी ये जो है पीएम डिवाइन योजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए? ट्रैफिक जोन ये क्या है? तो पहले आप इसे समझिए। जो ट्रैफिक जोन है, एक जो पारिस्थितिक केंद्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा पारिस्थितिक केंद्र होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट में आपने पारिस्थितिक केंद्र पढ़े होंगे ना, जैसे कि एक समुद्र के नीचे का पारिस्थितिक केंद्र, फिर एक जो धरती पे पारिस्थितिक केंद्र, हमारा वायुमंडल का पारिस्थितिक केंद्र। तो ये सब जो है एक पारिस्थितिक केंद्र ये मालदीव में खोजा गया है। मालदीव ने जो है ना समुद्र के मतलब 500 मीटर की भी गहराई के नीचे, 500 मीटर तक की गहराई के नीचे जो है एक नया पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक जीवों से भरा जो है एक तंत्र खोजा है, क्या इसमें तरह तरह के जो होंगे, अलग अलग तरह के समुद्री जीव होंगे। तो ये अभी हाल ही में मालदीव में खोजा गया है। अब बात आई है मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है माले। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? तो करेंसी है इसकी रुफिया। क्या है? रुफिया। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अदर ऑप्शंस ने क्या खोजा? तो देखो अभी कनाडाई क्षेत्र में एक सबसे पुराना पानी दुनिया का, क्या चीज? दुनिया का सबसे पुराना पानी जो है ये कनाडा में ही खोजा गया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या खोजा गया? तो ऑस्ट्रेलिया में पैसिडोनिया ऑसिडिक्स, पैसिडोनिया ऑसिडिक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया से नाम दिया गया है पैसिडोनिया ऑसिडिक्स। ये सबसे लंबा जो पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया में ही खोजा गया था। इजिप्ट में क्या खोजा गया? तो सबसे जो है ना लोस्ट गोल्ड सिटी यानी कि एलजीसी, लोस्ट गोल्ड सिटी यानी कि एक सोने का शहर हाल ही में इजिप्ट यानी कि मिस्र में खोजा गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टरपन। आप लोग जानते ही हैं जो ये फॉर्मूला वन रेसेस होती है ये कार रेसिंग होते हैं, ये जो है आमतौर पर हर देश जो इन्हें एसोसिएट यानी कि स्पॉन्सर नहीं करता। ये कारें बहुत महंगे भी होती हैं और जिन ड्राइवर्स को सुपर लाइसेंस प्राप्त होता है वही जो है इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। तो अभी मैक्स वेस्टरपन ने जापान फॉर्मूला वन रेस जो है जीत ली है। बात आई है फॉर्मूला वन रेसेस की या F1 रेस कहते हो। तो इस बार की जो ये मोटर बाइक यानी कि जो टू व्हीलर की रेस होगी ये कहाँ होगी? तो ये अपने इंडिया में यूपी के नोएडा में,
कहाँ पर, यूपी के नोएडा में स्टार्ट होगी। और पहली बार जो भारत फॉर्मूला 1 कार रेसिंग जो होगी ये कहाँ होगी, तो ये हैदराबाद में होगी। ये जो कार रेसिंग होगी ये तेलंगाना के हैदराबाद में होगी 2023 में। और इस साल 2022 में जो बाइक्स होती हैं उनकी फॉर्मूला 1 रेस जो होंगी ये यूपी के नोएडा में होंगी। ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो देखो ये राफेल नडाल, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आप लोग पता है जो साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेबल टेनिस के, और एक होता है ऑस्ट्रेलिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विलम्बडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। ये जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन थे इनमें राफेल नडाल ने खिताब अपने नाम किया था दोनों में। नोवाक जोकोविच ये विलम्बडन ओपन में जीते थे और यूएस ओपन में अल्कराज जीते थे। ठीक है, और इनके फीमेल में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन थी इसमें एशले बार्टी जीती थी। कौन थी? एशले बार्टी। और मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। फॉर्मूला फ्रेंच रेस में कौन जीती थी? तो ये ईगा जीती थी। ईगा जो है फ्रेंच रेस को जीती थी। और यूएस ओपन भी अभी हाल ही में ईगा ने ही जीता है। ठीक है, और ये पोलैंड की रहने वाली है और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। और विलम्बडन ओपन मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता था और फीमेल में एरियाना रायबकीना ने जीता था। ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ईगा पोलैंड की है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये ग्रैंड स्लैम जीते थे। और जो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ये कहाँ होता है? ये हार्ड कोर्ट पर होता है। और फ्रेंच ओपन ये मिट्टी के मैदान में होता है, क्ले कोर्ट पर। और जो विलम्बडन ओपन होता है ये घास के मैदान पे होता है। यूएस ओपन ये भी जो है हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विच कंपनी, यानी कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में निर्मित ड्रोनी नामक जो है ना एक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस। आप लोग जानते हैं गरुड़ एक्सप्रेस के जो ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने थे, ये बने थे एमएस धोनी। तो धोनी के नाम पर ही ये ड्रोनी रखा गया है। ठीक है, एक ड्रोन है और इसको ड्रोनी नाम दे दिया गया है। और ये जो है महेंद्र सिंह धोनी की इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये गरुड़ एरोस्पेस के साथ मिलकर एमएस धोनी ने जो है ड्रोनी नामक जो है ड्रोन विकसित कर दिया गया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो देखो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? देखो मैंने बताया हुआ है डी से दिल्ली और डी से ही डीआरडीओ, तो दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया ही है। और बेंगलोर कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। एस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष है। डीआरडीओ के कौन है? तो पहले तो देखो ये थे जी सतीश रेड्डी, अब कौन है? वी समीर कामत। कौन? वी समीर कामत इसके जो है अध्यक्ष हो गए हैं। ठीक है, और गरुड़ एरोस्पेस इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, ये एक प्राइवेट एयरस्पेस कंपनी है जिसने भी ड्रोन बनाया है। और ड्रोन की बात आई है तो ड्रोन से रिलेटेड कर लेते हैं। एक निंजा नामक ड्रोन था, ये किसका था? ये निंजा नामक जो ड्रोन है वो रेलवे ने बनाया था। किसने? रेलवे ने, अपने जो रेल में जो सामान वगैरह खो जाता है उनकी रक्षा वगैरह के लिए और निगरानी रखने के लिए निंजा नामक ड्रोन रेलवे ने बनाया था। और ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है, और पहला ड्रोन उत्सव कहाँ हुआ था? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया जो एक मॉडल है इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा 1 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरो, यानी कि जो ये इंडिया कंपनी है ना, तो इसने अभी जो हाल ही में जो है ना एक विडा इलेक्ट्रॉनिक जो है ना ये लॉन्च कर दिया गया है। और रजनीकांत आप लोग देख सकते हैं इसके एम्बेसडर बने हैं। तो हीरो ने एक विडा नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, है ना, तो इसको लॉन्च कर दिया गया है। और आप लोग जानते हैं भारत जो है पर्यावरण से रिलेटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने में, ग्रीनरी को प्रमोट करने में कई कदम उठा रहा है, जैसे वृक्षारोपण नीति अपनाना, इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा देना। तो इसी के चलते कई कंपनियां भी जो है इनिशिएट कर रही हैं और हीरो होंडा ने ही जो है इस बार का जो है ना ये इनिशिएट कर दिया है। ठीक है, हीरो जो है ना पहले होंडा के साथ थी। कौन सी? होंडा के साथ कंपनी थी। आप लोग जानते ही है होंडा एक जापानी कंपनी थी और हीरो इंडिया कंपनी थी।
तो इन दोनों ने जो मिलकर हीरो होंडा कहलाते थे, लेकिन अब जो है ये अलग हो गए हैं, है ना। तो हीरो जो होंडा है जापानी कंपनी है और हीरो ये भी इंडियन कंपनी है। टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स भी इंडियन कंपनी है, बजाज भी और टीवीएस भी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद से निपटने के लिए आगामी यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग को जो है किसने होस्ट किया। तो आप लोग जानते हैं आतंकवाद से निपटने के लिए भारत जो है कई कदम उठा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो इन्होंने ही जो है ना, एक सेकेंड, तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है ना मीटिंग को मेजबानी किया यानी कि होस्ट किया है आतंकवाद के चलते। भारत की बात आई है तो भारत के मुख्यमंत्री आप लोग, प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है, तो अभी जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू बनी है ना। और अमेरिका, अमेरिका भी जो है ना ये सब जो होते हैं अफगानिस्तान ये सब हो गए, तो इनके खिलाफ जो है ये भी कई कदम आतंकवाद के खिलाफ उठाता ही रहता है। और अमेरिका से आप ये रिलेट कर सकते हो, अमेरिका के न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में एक पोलियो वायरस से इमरजेंसी को घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पहले अमेरिका को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन दोबारा यहाँ पर देखा गया वायरस, तो इसे न्यूयॉर्क में पोलियो की जो है इमरजेंसी लागू की गई थी। और इसी न्यूयॉर्क शहर में अभी संयुक्त राष्ट्र की जो है ना एक संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है और एक संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की 77वीं बैठक ये कहाँ हुई थी, ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। और अमेरिका ने आंध्र प्रदेश, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के साथ मिलकर जो ओशन है यहाँ का जो तटीय इसकी जो समुद्री सीमा है उसको सफाई का जो है साफ करने का अभियान अमेरिका ने आंध्र प्रदेश के साथ चलाया था, ठीक है। और थाईलैंड भी जो है इन चीजों में आगे ही रहता है। थाईलैंड के साथ आप ये रिलेट कर सकते हो, हमारी जो 9वीं सैन्य वार्ता हुई थी यानी कि सैन्य समझौतों के लिए मतलब सुरक्षा से रिलेटेड 9वीं वार्ता थाईलैंड के साथ ये कहाँ हुई थी, तो ये बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और मिस्र के साथ हमारी जो है ना 75वीं जो है वार्ता हुई थी, रक्षा वार्ता ये भी हुई थी 75वीं, ये मिस्र के साथ हुई थी, ठीक है। और ये मिस्र के इजिप्ट में ही, मिस्र मतलब इजिप्ट में ही होस्ट की गई थी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, यूपी पैट, ठीक है, तो इन सब के लिए होगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाएंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप सब जानते हैं एस स्वामीनाथन। और इन्होंने किन के साथ मिलकर ये काम किया, तो सी सुब्रमण्यम के साथ मिलकर एस स्वामीनाथन में भारत में क्रांति लाए थे हरित। और वैसे अगर पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति कब हुई, तो ये 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तो देखो 1967 से और फिर ये 68 तक रही थी, है ना। और उसके बाद 1977 से 1977 से फिर ये 78 तक रही थी, तो ठीक है। तो ये जो हरित क्रांति लाए थे ये सभी लाए थे। अगर हरित क्रांति का जनक ओवरऑल पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, भारत में पूछा जाए तो सी सुब्रमण्यम और एस स्वामीनाथन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आप लोग सभी जानते हैं हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित यानी खाद्य उत्पादनों से रिलेटेड थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल विभाजित है, मतलब 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किनके बीच स्थित है। तो जिनके बीच स्थित होगा उन्हें ये भी डिवाइड भी कर देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव को जो है ना 8 डिग्री चैनल जो है आपने मैप में देखा ही होगा, ये डिवाइड करता है, ये इन दोनों के बीच में है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन्हें डिवाइड करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है मिनिकॉय एंड मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री चैनल किन्हें विभाजित करता है, या सेम क्वेश्चन ये किनके बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय। यानी कि ये जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है ना, इन्हीं के बीच में जो है ये 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल स्थित है। और या ये भी कह सकते हैं कि ये इन्हें विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसे विभाजित करता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, यानी कि अंडमान जो द्वीप है निकोबार द्वीप के बीच में ये 10 डिग्री चैनल स्थित है और ये इन्हीं को जो है विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान चैनल यानी कि ग्रेट चैनल आपने देखा होगा मैप में, तो ग्रेट चैनल किन के बीच में स्थित है या विभाजित करता है? तो देखो ये इंदिरा पॉइंट जो हमारा सबसे दक्षिणतम पॉइंट कहता है ना, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। और ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। कहाँ? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को। आप लोगों ने मैं मैप बना देती हूँ, वैसे तो अच्छा बनता नहीं है। देखो जैसे ये भारत है, अब यहाँ पर आपने सबसे यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट देखा होगा, है ना, और इससे कुछ यहाँ पर जो है इंडोनेशिया की जो है आपने लोकेशन देखी होगी। तो इसी पर यहाँ पर ये सुमात्रा द्वीप है, तो ये जो है ना ये जो है इंदिरा पॉइंट ये यहीं पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको विभाजित करता है, इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप को ये यहाँ ग्रेट चैनल डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल कौन सी है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। आप लोग जानते हैं ये रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में ये काट ली जाती है, वही जो है रबी फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 9वीं सूची में क्या लिखा है या क्या वर्णित है या क्या बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो संविधान की 9वीं सूची में क्या लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास, यानी कि भूमि सुधार से रिलेटेड, लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड 9वीं सूची में भारत की संविधान की बताया गया है। और भारत की ये जो 22 भाषाएं हैं ये किस में वर्णित है? तो ये 8वीं सूची में भारत की राजभाषाएं 22 वो वर्णित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए इनके लिए कौन सी सूची है? तो संविधान की जो 36वीं अनुसूची है ये इनके लिए है दल बदल। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, जो 10वीं अनुसूची है द से 10 और दा से दल बदल, है ना। तो आप लोग जो मेरे पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं ऐसी कुछ ट्रिक्स जो है शेयर करती हूँ जिनकी सिमिलर साउंड होती है, सिमिलर जो है वर्ड्स होते हैं, है ना। तो द से दल बदल और दा से 10, तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग के गठन की जो है परिकल्पना की गई है, यानी कि इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 15 भाग 15, ठीक है। यानी कि भाग 15 में हमारे जो है टोटल कितने भाग है? 22 भाग है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में। उसमें से जो 15वां भाग है उसमें हमारे जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग होगा उसके जो है वर्णित है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी, है ना, क्योंकि 1951 में पहले हम चुनाव करने थे हमें, उसके लिए हमें योजना चुनाव आयोग की जरूरत पड़ी थी। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड, जो ग्राम पंचायत होती है उनसे रिलेटेड भाग 9 है, ठीक है। और भाग 20, तो भाग 20 में जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये संविधान के भाग 20 में है। और इसके लिए एक्ट कौन सा है? अनुच्छेद है इसके लिए 368 और भाग 20 में जो है संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 17 में जो 22 भाषाएं है ना उनके लिए अनुसूची तो 8 है और जो राजभाषा है ना उनके लिए भाग 17 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने राज्य जो है नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं या इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। तो देखो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये उत्तराखंड, यूपी और इधर से फिर ये झारखंड, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6, ठीक है। तो ये नहीं 6, टोटल 6, यानी कि उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 6 राज्य जो है नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। आप लोगों ने मैप में देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप लोगों को मैप याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। 10 मिनट सिर्फ आप लोग, है ना, 10 मिनट सिर्फ नक्शा देखो, है ना, उसको देखो समझो क्या चीज कहाँ है। तो 10 मिनट भी अगर रेगुलर आप एक मैप देखते हो तब भी आपको जो है ना उसकी जो है लोकेशंस याद हो जाएंगी। और मैप से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराती रहती हूँ। अगर आप ये क्वेश्चंस देखकर अगर मैप देखोगे ना तो आपको 100% जो है ना मैप जो है याद हो जाएगा, कोई भी राज्य की स्थिति जो है आप बता पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, तो 10 मिनट आप लोग मैप जरूर देखें।
और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1984 में दिसंबर में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसाइल मिथाइल आइसोसाइनेट। मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, माइक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका जो है ना 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी यानी कि इस गैस का विस्फोट हुआ था, तो ये इसी कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि माइक। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर ऑप्शन से जो है ना उसके एक्स्ट्रा फैक्ट और जीके जितने बन सकते हैं वो कवर करा पाई हूँ। तो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सब तक पहुंच सके, दूर दराज में जो लोग रहते हैं उन तक भी जो है ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा सके। और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।